आपका हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है, पेपर नंबर 4 आरएएस मेंस का, उसमें हमने आपके लिए काफ़ी इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर ग्रामर से लेकर के ऐसे ये सब आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जैसे अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो 70 मार्क्स का ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, और उसके साथ में जो यूनिट 3 है 40 मार्क्स की वो है। और इंग्लिश का ही एक तरह से ऐसे वो मतलब वर्ड्स जिनका कि प्रशासनिक तरीके से क्या अर्थ होता है, तो ये 4 नंबर का जो है वो आपके हिंदी के सेक्शन में दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो आप जब सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पर ये मेंशन्ड है पारिभाषिक शब्दावली, जो कि प्रशासन से संबंधित जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं उनके समानार्थ जो हिंदी के शब्द हैं वो पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम कई सारे ऐसे शब्दों को प्रशासनिक तरीके की बजाय जो आम जन की भाषा है उसके अकॉर्डिंग या तो कई बार लिख देते हैं आंसर में, या फिर एक तरह से हमारे को वो दिमाग में स्ट्राइक करने के बाद में जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में प्रशासनिक तरीके से, वो हम जो है नहीं लिख पाते। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी हिंदी 90 मार्क्स की है, उसमें 4 मार्क्स जो हैं, अगर पिछला ट्रेंड देखें तो ये पारिभाषिक शब्दावली से आता है। उससे एक और चीज पता पड़ती है एग्जामिनर को, जब भी आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वो चेक करता है, तो अगर आपकी ग्रामर में जो है दिक्कतें हैं तो उससे आगे की जो मार्किंग होती है कॉम्प्रिहेंशन में उसको भी जो है इम्पैक्ट होता है। अगर आपने वो ग्रामर सही लिखी है तो ही फील्स गुड अबाउट यू कि आपने जो है अच्छा लिखा होगा। आपका जो माइंड सेट है वह एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड सेट होगा, क्योंकि जब आप प्रशासनिक शब्दावली अच्छी लिखते हैं तो फिर आगे जो है उसको आपके व्यक्तित्व के बारे में, चूंकि आपकी कॉपी ही बोल रही होती है, तो वो अच्छा फील वहां पर होता है। इसी चीज को करने के लिए हम जो है आपके लिए आज जो भी 2013 से लेकर के 2024 तक के आरएएस के जो मेंस एग्जामिनेशन हुए हैं, इनमें जो भी पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं उनकी शब्दावली को हम पीवाईक्यू माध्यम से आपको बताएंगे, और एक तरह से उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से शब्द वहां पर पूछे जा रहे हैं और किस किस तरीके से जो है उनका आंसर आपको लिखना है। जनरल बोलचाल की भाषा में वो शब्द आपको क्या इंगित कर सकते हैं, बट उनका जो प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए वो पारिभाषिक शब्दों में वो आपको लिखना होता है। ये जो भी हमने आपके लिए लिखा है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी कल्चरल मिनिस्ट्री की जो भी हिंदी के लिए जो इंटरवेंशन रहती हैं वहां से हमने इनको निकाला है, और वो ही हम आंसर आपको देंगे जो कि एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेजेस में यूज किया जाता हो। तो जब हम इस पीवाईक्यू के बारे में बात करते हैं तो एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। 2013 में 8 जो हैं वो पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ पूछे गए थे, जहां पर हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का था, तो टोटल जो है वो 4 मार्क्स की आपकी पारिभाषिक शब्दावली पूछी गई थी। 2016 से लेकर के जो भी आरएएस मेंस के एग्जामिनेशन अप टू 2024 की भर्ती में हुए, वहां पर जो है 4 क्वेश्चन पूछा गया और उसके जो मार्क्स थे एक के हिसाब से 4 मार्क्स थे। यानी आपको जो हैं वो 4 मार्क्स के सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं, वेदर देयर वर 8 क्वेश्चंस और वेदर देयर आर 4 क्वेश्चंस। और अभी भी जिस हिसाब से ट्रेंड है उस हिसाब से हो सकता है सिमिलर ही आपकी रेंज होगी। अब बात आती है कि उन शब्दावलियों में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जब हम पहले बारे में बात करते हैं 2013 की मेंस में आपसे क्या पूछा गया, तो देखिए सीधा लिखा गया है कि पारिभाषिक जो शब्द हैं उनके समानार्थ हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। आपको मैं बता दूं फिर से कि अब की बार जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें 200 मार्क्स हैं, उसमें 90 मार्क्स की जो हैं वो हिंदी है, उसमें 70 मार्क्स जो हैं वो आपके इंग्लिश है, और 40 मार्क्स जो हैं वो आपका ऐसे राइटिंग है। अब ये ऐसे जो हैं आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं, दोनों में लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज जो आपकी चॉइस है उस मीडियम में लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो आपकी 70 मार्क्स की इंग्लिश हो और उसमें आपने 40 मार्क्स अगर ऐसे को भी इंग्लिश में लिखा हो, तो टोटल आपकी 110 मार्क्स की इंग्लिश बन जाती है। अगर ये आप 40 मार्क्स का ऐसे जो है वो हिंदी में लिख रहे हो तो 130 मार्क्स की आपकी हिंदी बन जाती है। तो वहां पर हर कोई नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट
हो जाता है, और ये तब जब ग्रामर में जो है आपको अगर सही लिखा हो तो पूरे नंबर, और अगर गलत लिखा हो तो सारे के सारे नंबर आपके डाउन हो जाते हों। तो पहला अगर हम देखते हैं तो यहां पर इंडेमनिटी के बारे में बात हो रही है। ये जो इंडेमनिटी है ये पारिभाषिक शब्दावली में तब पूछी जाती है जब कोई भी चीज का हमें कंपेंसेशन चाहिए होता है। अगर इसका सिनोनिमस वर्ड के बारे में बात करें तो कंपेंसेटरी, यानी जैसे मान लो फसल के बारे में कुछ हो गया, कहीं पर किसी का अतिक्रमण अगर तोड़ा वहां पर अगर उसको कुछ देना है, किसी की एसेट जो है वो चली गई और उसके बारे में आपको कुछ देना है, कई बार जो है पारिवारिक डिस्प्यूट्स होते हैं वहां पर आपको इनको देना होता है। तो जो इंडेमनिटी है अगर उसकी हम अगर बात करते हैं तो एक तरह से आप ऐसे समझिए कोई भी ऐसी कंपेंसेशन के तौर पर दी गई अमाउंट, अब इसका सीधा सा शब्द जो है वो पारिभाषिक अगर हम प्रशासनिक शब्दावलियों में देखें तो वो होता है क्षतिपूर्ति, यानी आपको कोई क्षति हुई है और उसका भरण के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट दिया गया है। तो ये शब्द आप ध्यान रखें, whenever there is a question regarding indemnity then you have to write a correct meaning and that is called क्षतिपूर्ति। यूटिलाइज कहां पर होता है आप वहां पर थोड़ा सा इसका सिनोनिमस समझें। दूसरा आता है आपका वर्ड एबियंस। अब आपने एबियंस जो शब्द है उसको कई जगह समझा होगा, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो है हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको हमने सस्पेंशन में रखा। उस समय टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल करी गई थी वो था एबियंस। एबियंस का मतलब ये है कि किसी भी चीज को सस्पेंशन में रखना, यानी हम न तो उसको पूरी तरीके से रिमूव कर रहे हैं न हम उसको पूरी तरीके से हाँ कर रहे हैं, लेकिन हम लीगल तौर पर जो भी हमारे पास लूप होल है उसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जैसे ये जो चीज होती है किसी भी चीज को निलंबन में रखना या उसका आस्थगन करना, यह जो है वो अबियंस में आता है। तो आप भले ही चाहे कुछ भी हो सकता हो लेकिन वहां पर पारिभाषिक जो शब्द है उसको इस तरीके से ही याद करेंगे। अब आता है एग्रीगेट। अब एग्रीगेट शब्द कहां पर यूज होता है, जैसे मान लो हमारे पास 5-7 चीजों के कुछ ना कुछ जो है वो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। जैसे मान लो हमने एक किसी 5-4 चीजों को मिला करके कोई ना कोई हमें एक ऐसी पिक्चर प्रस्तुत करनी होती है। जैसे एक जो है वो पूरी की पूरी थिंग के बारे में बात करें तो उसके वेरियस पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे एक आंसर शीट है और उसमें जो है आपके 50 पेजेस हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इसका एग्रीगेट फॉर्म में हमें बताइए ये एक्चुअल में क्या बताता है, तो एग्रीगेट का मतलब है टोटलिटी में आप हमें इसको बताइए, आप इसके समग्रता से हमें बात कीजिए। तो जब हम ये शब्द आपके सामने बताते हैं एग्रीगेट, तो प्रशासनिक में इसका जो यूज आएगा वो होगा सकल या कुल। तो ज्यादा बेटर जो है आप सकल शब्द का इस्तेमाल करें, योग या फिर जो है उसको इंटीग्रेटेड मैनर में, ये सब जो है समयोगिक वगैरह, इसकी बजाय आप सकल का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। कंसेंसस, प्रशासनिक शब्दावलियों में कंसेंसस जो है वो हमेशा आता है। और जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो इसमें जो है कंसेंसस का तो शब्द हमेशा ही आपके पास पाएगा कि अपोजिशन पार्टीज का जो है वो रूलिंग पार्टी के साथ में कोई भी कंसेंसस नहीं बना, या फिर जो है दो वॉरिंग पार्टीज जिनके बीच में आपस में काफी डिस्प्यूट है वो भी जो है कंसेंसस में कभी नहीं रहती। तो ये कंसेंसस आखिर में होता क्या है, आपको ये भी देखा होगा कई बार ऐसे जो विवाद होते हैं उस डिस्प्यूट में प्रशासन बैठता है और वो जो भी पार्टीज होती है उसके बीच में कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर में ये वर्ड काफी समझते होंगे। तो आपकी प्रशासनिक शब्दावलियों में इसका मतलब होता है सर्वसम्मति, मतैक्य, आम राय जो है एक तरह से बोलचाल की भाषा में है, तो आप इसको न लिखें तो बेहतर है। तो मतैक्य या फिर जो है सर्वसम्मति, इस तरीके से आप ये बात कर सकते हैं। बाद में आता है डॉक्यूमेंटेशन। अभी डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस है, आप अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो अगर कुछ भी कर रहे हैं अप्लाई तो डॉक्यूमेंटेशन, आप अगर कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, बैंक में अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, यानी एवरी प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू समथिंग और गेटिंग सम सर्विसेज, बाइंग सम गुड्स एंड सर्विसेज, उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अटैच होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी प्रशासनिक शब्दावलियों में काफी फेवरेट वर्क के तौर पर देखा जाता है, जिसका सिंपल सा मीनिंग जो होता है दस्तावेजीकरण। अब कई जगह जो है हम दस्तावेज प्रस्तुत करना इत्यादि जो है बात कर सकते हैं। इसका एक और शब्द होता है प्रलेखन।
तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि कई जो प्रशासनिक शब्द होते हैं ना, उनकी एक अपनी पहचान होती है। वो जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, आम राय में तो वो हो सकता है, मतलब आम बोलचाल में थोड़े बहुत यूज होते हो, बट दे आर पार्ट ऑफ द वोकेबलरी विच वी यूज नॉर्मली व्हेन वी आर हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। व्हेन अ सीनियर ऑफिसर एक्चुअली वुड वांट टू टॉक टू द जूनियर ऑफिसर, उस समय भी हो सकता है कि इन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाए, या आपके जो नोटशीट होती हैं कई बार उनमें भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ये पारिभाषिक जो शब्दावली है वो केवल और केवल ऐसा नहीं है कि उसमें केवल आप जो है वो रट करके जाएं, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैच्योरिटी है ना उसको भी प्रदर्शित करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी आपकी काफी मात्रा में देखी जाती है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में जो भी शब्दावली का आप इस्तेमाल करते हैं ना, जो कीवर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व के बारे में काफी चीजें प्रदर्शित करता है। तो आप इसको 4 मार्क्स की बजाय अपने पर्सनालिटी का वो डायमेंशन के तौर पर आप बताएं, जहां पर उनको, जैसे आप मान लो कोई भी मेंस का आंसर लिख रहे हो, जैसे आप मान लो कोई भी किसी से संवाद कर रहे हो, तो उनको लगे कि क्या प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया, मान के चलिए आप इंटरव्यू में भी नहीं रुकेंगे। इसलिए जो भी हम आपको बता रहे हैं पहले वो पीवाईक्यू के फॉर्मेट में है, लेकिन उसके बाद में जो हमारी क्लासेस होंगी वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट दिस इज द वर्ड एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ इट, बट which carries only the authenticated understanding of it। अब बात आती है नेक्स्ट शब्द की, वो होता है रेफरेंडम। ये रेफरेंडम हमने बहुत बार सुना है। कहां ज्यादा सुना होगा आपने? मेरे ख्याल में आपने वहां सुना होगा जहां पर जो है आप रेफरेंडम को डायरेक्ट, जो डेमोक्रेसी होती है ना, हमारी जो डेमोक्रेसी होती है ना, लोकतंत्र, वो 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बेसिस पर, जितने भी दिन उनकी मेजोरिटी पार्टी की सरकार है और कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने दिन भी उनको अलाउ कर रखा है, जो नॉर्मली 5 साल के आसपास होती है, उतने दिन वो सत्ता में काबिज होते हैं और हमारे बिहाफ पर वो डिसीजन लेते हैं। तो लोकतंत्र का एक रूप ये है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का रूप क्या है कि हम लोग जो हैं कई प्रकार के ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करके हमारा जो मत है उसको हम सीधा किसी भी पॉलिसी में, किसी भी व्यक्ति के चुनाव इत्यादि में बताते हैं। जैसे अगर हम रेफरेंडम के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि सरकार जो है लेना चाहती हो, कोई भी ऐसा पॉलिसी स्टेप सरकार लेना चाहती हो, उसके ऊपर रेफरेंडम करवाया जाता है। जैसे आपने ब्री एग्जिट की घटना सुनी होगी, तो जब ये ब्री एग्जिट की घटना सुनी तो उस समय रेफरेंडम का शब्द आया। तो मान लो अगर ऐसे कोई भी शब्दावली का यूज या फिर आप कहीं पर सुन रहे हो तो उसका हिंदी मीनिंग उस समय जान लें। ब्री एग्जिट की जो घटना थी वो एक सिग्निफिकेंट ऐसी इवेंट थी जिसने ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग करवाया। खैर अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उन शब्दावलियों को अपनी जो करंट अफेयर्स में आ रही हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये घटनाएं जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो रेफरेंडम का जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक रूप है और उसका सीधा सा मतलब जो दिया गया है वो है जनमत और उनका संग्रह करना। एक और बात आती है सर्विलांस। अब सर्विलांस क्या होता है? किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य होता है वह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, कानून व्यवस्था को जो है फॉलो करने का, मेंटेन करने का काम होता है। अब कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हमें जो है ये सर्विलांस की जो एक्टिविटीज हैं उनको कंडक्ट करना ही होता है। आजकल के जमाने में हम सीसीटीवी के माध्यम से, मोबाइल फोन या फिर जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज हैं उसके माध्यम से, बैंक अकाउंट की एक्टिविटीज के माध्यम से इन चीजों के ऊपर हम नजर रखते हैं ताकि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो है हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरे में न डाल दे। साइबर के डोमेन में हो, फिजिकल डोमेन में हो, वर्चुअल दुनिया में हो, ये सब जो है सरकारें एन के प्रकार जो है वो इंश्योर करती हैं कि देश की जो सुरक्षा है उसको जो भी इस प्रकार के एलिमेंट है, नफेरियस जो एलिमेंट है, वो नेगेटिवली इंपैक्टेड ना करें। तो इसके लिए जो है सर्विलांस की एक्टिविटीज हमेशा की जाती है।
है। और जब आप बोलचाल की भाषा में भी देखते हैं तो निगरानी रखना यानी पारिभाषिक जो शब्दावली है उसके इर्द गिर्द का जो सब्जेक्ट है जो मीनिंग है उसके हिसाब से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको अब चूंकि हैं तो वर्ड काफी सारे, देयर आर मेनी वर्ड्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड या विच यू हैव टू मग अप। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे शब्द होते हैं, हमें जो है इनको मग कर लेना है, यानी इनको ऐसा जो है रट लेना है। तो रटने की बजाय आप उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जो कि उस समय चर्चा में बने हुए हों, या वो शब्द जो कि जनरली जो हैं वो यूटिलाइज होते हों। जैसे इसी एग्जाम में पूछा गया वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा आप कितनी बार हर जगह पर सुनते होंगे, कुछ भी पढ़ते हो, कोई भी थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई भी कंसेप्ट को जो है दो चीजों के बीच में आपस में जो कंसेप्ट है उसको आप जो है ट्रीट कर रहे हो, तो यहां पर वाइस वर्सा भी लिखा जाता है। ज्यादातर जो है ये एकेडमिक लैंग्वेज में भी यूज होता है। तो अगर वहां पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें जो है इसकी जो एक कठिनता है वो उतनी ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि एकेडमिक बोलचाल की भाषा में भी वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर वर्ड, और वहां पर जो है विपरीतता से वो यही इंगित करता है। तो 2013 के ये जो मेंस के पारिभाषिक शब्दावली थी उसका मैंने जो है आपको दायरा समझाने की कोशिश की कि हाउ द क्वेश्चंस वर इंटरप्रेटेड या हाउ द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड एंड फ्रॉम वेयर दे माइट हैव अराइव्ड। अब बात आती है कि भैया 2016 में क्या आया। तो देखिए 2016 में 4 शब्द पूछे गए, वो थे कोरिगेंडम, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी और मिनट्स। अब किसी भी मीटिंग की अगर हम कोई भी मीटिंग करते हैं, चाहे वो फिजिकली मीटिंग कर रहे हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई भी मीटिंग कर रहे हो, तो उस मीटिंग में हमने क्या बोला, किसी लोगों के बारे में हमने क्या समझा, किसको क्या क्या जो है वो दिक्कतें थी उनको हमने जो है नोट डाउन करने की कोशिश की, या मीडिया के माध्यम से हम क्या प्रसारित करना चाहते हैं, तो उनकी बनती है मिनट्स, उनको बोला जाता है मीटिंग की मिनट्स। तो इसका जो पारिभाषिक शब्दावली है, आप मिनट की बजाय इसको सीधा सीधा लिखेंगे कार्यवृत्त, यानी उस कार्य का या जो भी आप मीटिंग कर रहे हैं उसका निचोड़ क्या है, व्हाट टॉपिक्स वर डिस्कस्ड, उसकी गाइडलाइंस, उसकी एक तरह से हम छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं ना उसको वहां पर मेंशन करते हैं। तो मिनट्स जो किसी भी इसको कोई माइन्यूट बोलेगा, कोई इसको मिनट्स बोलता है, तो उनका तात्पर्य यह है कि वॉट एवर वी डू एज कंपेयर टू आर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के कंपैरिजन के साथ में अगर हम देखें तो हम जो भी कर रहे हों यह इस कार्यव्रत की श्रेणी में यानी मिनट्स की श्रेणी में ही आएगा। उसके बाद में एक और शब्द है इंटेग्रिटी। एडमिनिस्ट्रेशन में हम जो भी कर रहे हो उसकी मेजॉरिटी, यानी हमसे अगर पूछा जाए प्रशासन में जाने के लिए 2 या 3 जो हैं वो सबसे बड़ी खूबियां क्या होनी चाहिए, तो उसमें जो हैं लोग इस इंटेग्रिटी को तो सबसे बड़ा रखते हैं। उनके दिमाग में एक और शब्द होता है, कई बार वो बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, इसके साथ में एक फेवरेट वर्ड उनका आता है अकाउंटेबिलिटी। तो ये तीनों जो शब्द होते हैं ज्यादातर उनकी उसमें देखे जाते हैं आम जन की भाषा में। तो ये शब्दों का भी चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़े हुए हैं इसलिए इनका मतलब आना आपको होना ही चाहिए। इट इज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दोज वर्ड्स विच आर पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी या विच यू ट्राई टू अंडरस्टैंड या यू ट्राई टू एक्सप्रेस इन योर पेपर व्हेन यू आर राइटिंग एनी जीएस आंसर, यानी जीएस के आंसर के समय जो भी आप लिख रहे हो उस टर्मिनोलॉजी का तो शब्द एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए। तो जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की तो सिंपल सा जो मतलब है इसका है जवाबदेही। फिर बात आती है इंटीग्रिटी की। अकाउंटेबिलिटी तो जवाबदेही और इंटीग्रिटी की जो है आप सत्यनिष्ठा के बारे में बताएं। कोरिगेंडम जो है वह भी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। कई बार हम कोई भी काम किया उसकी नोट शीट, उसके साथ में कुछ अटैच किया हुआ है, उसका कुछ सप्लीमेंट्री पेपर, उसमें कुछ करेक्शन, इस तरीके के कार्य भी करते हैं। तो ये जो भी शब्द वहां पर यूज किए जाते हैं, अगर मान लो आपको उसका हिंदी शब्द भी आता है ना तो तुरंत उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी देखें, जिसके कारण वो शब्द आपकी मेमोरी में कंसोलिडेट हो जाए, यानी वो
टर्मिनोलॉजीज आपको अगर हिंदी के माध्यम से भी इंग्लिश में भी समझनी पड़ रही है ना, तो वो भी आप जरूर कर लें, क्योंकि ये मामला केवल 4 मार्क्स का नहीं है, ये मामला है आपके कॉम्प्रिहेंशन में, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड को अगर उसको देखना हो एग्जामिनर को, तो वो इसी तरीके से ही समझेगा। तो जब हम बात करते हैं ना कि इतना अच्छा लिखा मार्क्स नहीं आए, तो समटाइम्स यू हैव टू एक्सप्रेस दीज काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स टू गेट ए फेवरेबल मार्क। अब बात आती है नेक्स्ट की, यानी 2018 की। तो यहां पर फिर से वही 4 शब्द, डिटेन्यू, स्टैट्यूटरी, कट मोशन और सुपरसीड। अब कट मोशन, किसी को डिटेन करना, किसी को जो है वो स्टैट्यूटरी पावर्स उसकी होती हैं, ये कौन सी बॉडी है, ये डेमोक्रेटिक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या ये जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कई बार आप समझते होंगे। इवन बॉडीज का भी नाम जो है आपने सुना होगा, क्वाशी जुडिशियल बॉडी, हम स्टैट्यूटरी बॉडी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनके बारे में बात करते हैं। और ये शब्द भी जो है वो प्रशासनिक तौर पर ही तो यूटिलाइज किए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऐसे शब्दों को पढ़ें तो आपको एक रफ आइडिया लग रहा होगा कि कहां से जो हैं ये चीजें पूछी जाती हैं। ये एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन ये कर रहे हैं कि वो चीजें आपके सामने हैं बट एक साथ आपको परोसी जा रही हैं, और उसमें एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, एक कनेक्शन बैठाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि आए दिन हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जुडिशरी के बारे में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का द्वारा जो कार्यपालिका के द्वारा कार्य किया जाता है उसके बारे में, या लेजिस्लेटिव बॉडीज यानी विधायिका के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके बारे में, तो उन टर्मिनोलॉजीज को हम कनेक्ट कर पाए हमारी डिफरेंट लैंग्वेज से, जो कि हमारी ज्यादातर जो है या तो बोलचाल की भाषा है, लेकिन वो प्रशासनिक तरीके से जो है वो फिट शब्द होने चाहिए। तो ये चारों शब्द जो हैं वो उससे ही आते हैं। डिटेन्यू यानी कई बार प्रशासन का जो कार्य होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी का किया जाता है ना, यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसको कि ऐसा खतरा हो जिससे कि भैया इसके कारण जो है लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है, इलेक्शन के समय कोई नई रैली निकल रही हो, किसी वीआईपी का मूवमेंट हो रहा हो, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट वहां पर होने वाली हो, तो उस समय जो है इस प्रकार की चीजें की जाती हैं। या आपने देखा होगा आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तो उस समय में भी कई सारे नेताओं को जो है डिटेन किया गया था, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। तो इनके जो है आपको प्रशासनिक शब्दावली आने चाहिए। सिंपल सा शब्द है डिटेन्यू, जिसका मतलब है नजरबंद करना, स्टैट्यूटरी यानी वो सांविधिक, कट मोशन यानी कटौती का प्रस्ताव, और सुपरसीड करना यानी किसी के ऊपर भी जो है वो अधिक्रमण करना। इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। मैं आपको ये बताता हूं कि कहां से आ रहे हैं। तो ज्यादातर जो भी आप जीएस में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मुद्दे, सामाजिक कोई भी मुद्दा, किसी को कोई भी कंपेंसेशन देना हो, इन चीजों से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो मशीनरी है वो कार्य क्या करती है, ये जो है मॉड्यूल आपको वहां पर जो है काफी एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। 2021 में जुडिशियल इंक्वायरी करके एक शब्द आया था, रैंडम जो है वो शब्द आया था, ट्रांसक्रिप्शन किसी भी चीज का शब्द आया था, और ओवरसाइट जिनका सीधा सीधा जो मतलब था जुडिशियल इंक्वायरी। अब किस चीज की आप जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे, यानी कई सारे प्रशासन को ऐसे सब्जेक्ट हैंडल करने होते हैं जहां पर एग्जीक्यूटिव जो है वो कोई कार्य करता है और उसकी बाद में जो है जुडिशरी के पास में समीक्षक होती है, या फिर जो है जुडिशरी भी उसकी जांच करता है। कई बार इन एग्जीक्यूटिव बॉडीज के द्वारा इस प्रकार की जो है वो नोट शीट या फिर मतलब शब्दावली प्रस्तुत की जाती हैं, कुछ ना कुछ लिखा जाता है जिनका कि ट्रांसक्रिप्शन भी जरूरी होता है, या उनके द्वारा किसी भी मैटर के ऊपर जो है वो ओवरसाइट रखी जाती है। जैसे हम सर्विलांस करते हैं तो किसी को भी सुपरवाइज करना, किसी के ऊपर भी ओवरसाइट रखना, यह भी काम जो है वो प्रशासन का ही है। तो इसका अगर हम हिंदी के मीनिंग के बारे में बात करें तो न्यायिक जांच, यादृच्छिक, प्रतिलेखन, निरीक्षण या पर्यवेक्षण, ये जो हैं वो इसके समानार्थक जो पारिभाषिक शब्दावली के हिंदी में जो शब्द हैं वो होते हैं। आपको आइडिया लग रहा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो कहां से आ रही होगी।
अब देखिए, प्रशासन जो है वो कई बार आपकी एसेट होती है ना, जो कि आपको उत्तराधिकारी अगर किसी के हो आप, या आपके पिताजी के रूप में आपको, या फिर आपको जो है कहीं पर भी इस प्रकार से जो दी जाती हैं, उससे भी डील करता है प्रशासन। उसमें कई सारे डिस्प्यूट आते हैं, कई बार कोर्ट्स का चक्कर काटना पड़ता है, कई प्रकार ऐसी लैंड होती हैं जहां पर एसडीएम या फिर तो तहसीलदार होते हैं, उनको इस डिस्प्यूट को जो है हैंडल करना होता है। तो ये जो हेरिडिटरी का जो सब्जेक्ट है, यह आपकी उस पर्टिकुलर ओनरशिप से जुड़ा हुआ है, उन पर्टिकुलर आइटम्स की ओनरशिप से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो है सीधा सा आना एक तरह से टर्मिनोलॉजी का स्वाभाविक होना चाहिए। तो पैतृक जो है इसको आप मान के चलें। फिर बात आती है कंसाइनमेंट की। तो एक कंसाइनमेंट क्या होता है? देखिए, प्रशासन हो चाहे वो दैनिक जीवन, हम किसी को भी कोई चीज कुरियर करते हैं, कोई चीज सेंड करते हैं, कंसाइनमेंट के तौर पर अगर मान लो कोई भी कंटेंट अगर किसी को भेजा जाता है, कोई भी गुड्स अगर किसी को प्रेषित किए जाते हैं, तो वह इस कैटेगरी में आते हैं। इसका सीधा सा मतलब जो है वो है प्रेषित माल। लेक्सिकोग्राफी यानी कोश विज्ञान, और इसी के तरीके से नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा। अब हम फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, इनके बारे में चर्चा करते हैं, तो वहीं पर तो आपका ये शब्द जो है वो सीधा सा याद आता है कि भाई अनौपचारिक, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, तो ये तो कोई भी बच्चा कर देगा। लेकिन इन तीनों के लिए जो है आपको स्पेशली इस लेक्सिकोग्राफी के लिए थोड़ी बहुत मेहनत की आवश्यकता है। 2024 में हम देखें तो वही टर्मिनोलॉजी है माइग्रेंट्स, पेरोल, डिकोड करना और टेम्पटेशन किसी भी चीज का। अब प्रशासन जब इलेक्शन करवाता है तो कई सारी चीजों से, टेम्पटेशन से बचने की वो जो है वो गुहार करते हैं। दे एडवोकेट दैट आप लिकर नहीं लें किसी से, आप जो है किसी से पैसा ऐसा ना लें, किसी के भी अन्य टेम्पटेशन में ना आए, कोई आपको जाति के बारे में कुछ बोले, कोई आपको किसी अन्य विचारों को रखें। अपना मत जो है, जो आपका माइंड सेट है, केवल उसी मत को आप यूज करें, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? प्रशासन उन टेम्पटेशन से आपको बचाना चाहता है। तो टेम्पटेशन हो गया ना प्रशासन का एक तरह से शब्दावली, या जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो निर्वहन किए जा रहे हैं, उसमें लोगों को इस प्रलोभन से मुक्त करवाना है। तो ये जो प्रलोभन है, टेम्पटेशन है, वो आपको सवाल पूछ लिया गया। इसी तरीके से किसी भी चीज को डिकोड करना। अब डिकोड क्या होता है? जैसे मान लो आपने, कई बार ऐसी जरूरत आती है कि जो भी मैसेज आप किसी भी टारगेट पार्टी को देना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं, मतलब वो मैसेज जो है उसको कोई रीड ना कर ले, उस मैसेज को कोई उसी अंदाज में ना समझ ले, बीच में कोई भी पार्टीज होती हैं, तो आप इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी का, इस प्रकार के जो है लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टाइपिंग होती है उसको हम कहते हैं डिकोड करना। या कई बार कोई भी मैसेज किसी को दिया जाता है तो उसने किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया, किस तरीके से उसने जो है उसको डिसाइफर किया, ये इसके सिनोनिम के तौर पर भी आ सकते हैं। तो मतलब साफ है कि कोई भी ऐसा मैसेज या उसका कंटेंट जो है प्रशासन के तौर पर हम उसको डिकोड करते हैं, तो उसके जो भी गुणाक्षर होते हैं उनको हम स्पष्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी यहां आती है पेरोल, यानी आपको जो भी भत्ता मिल रहा हो, किसी को भी आप भुगतान कर रहे हो, उसके रजिस्टर के तौर पर। और माइग्रेंट यानी, जो कि आपको भी पता है कि कई सारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या इस प्रकार के जो आए उसमें, या फिर हमारे जो वीजा रिलेटेड कार्य होते हैं, तो उसमें प्रशासन जो है वो काफी काम करता है। कई बार जब, जैसे अब आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस में देखा होगा कि देयर वर कपल ऑफ पीपल लिविंग बट नाउ दे हैव लेफ्ट द प्लेस एंड हैव सेटल्ड समवेयर, उनको माइग्रेंट बोला जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी तो आपको स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। अब आपको ये मैंने बताया कि कहां से सवाल आ रहे हैं, इसके आगे जो भी आपको हमें लगेगा ना कि आम जन की भाषा में, करंट मुद्दों में, या आजकल जो भी चल रहा है उसमें इस प्रकार के शब्द जो भी आ रहे हैं, उन सब को जो है हम लाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। वो मतलब वर्ड्स जो कि कॉमन हैं, जो कि हर बार कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम आपको अन्य जो फ्यूचर के लेक्चर्स होंगे उससे समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए पूरी जो हमारी लेक्चर की जो सीरीज है उसको आप देखें और अपने आप को लाभान्वित जरूर करें। आज के लिए हम यही रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।